नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा जी हैं। आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो है पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में आप प्रमुख रूप से प्रत्याशी हैं। आज हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से संबंधित बात ओझा जी से करेंगे। ओझा सर, आपको मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार मुद्दे क्या होंगे? बार बचाओ। बार बचाओ किस तरीके से बार बचाओ? जो वो पिछले विगत कई वर्षों से हम वकीलों का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं, सिस्टम को फेलियर होता जा रहा है। वकील मेरा परेशान है, रिवाइज सिस्टम फेल हो चुका है। फ्रेश केसेस जो तीसरे दिन आते थे आज 8-8 दिन 10-10 दिन। इसका बार से क्या संबंध है? बार का संबंध है कि वकील ही तो मुकदमा करता है। तो अगर बार जो होता है अगर इफेक्टिव होता, चीफ जस्टिस से प्रॉपर बात करता तो समस्याएं होती ही नहीं। और हम तो इसीलिए बार बचाने की स्थिति है कि बार बचाने का तात्पर्य है कि वकील हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के बाद बाहर सुरक्षित रहे और उसको एक ऐसा समुचित वातावरण दिया जाए जिससे कि अपनी वकालत वो कर सके। अच्छा सर, अभी एक एल्डर कमेटी के साथ एक विवाद बहुत सुर्खियों में था, ये विवाद था क्या? ये विवाद है कि टाइम से चुनाव होने के लिए हमारे यहाँ एक प्रोविजन एल्डर कमेटी बन जाए, तो चीफ जस्टिस महोदय ने उसको एल्डर कमेटी बनाया। वो अब एल्डर कमेटी काम कर रही है, तो विवाद के विषय को मैं एल्डर कमेटी पर ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा। मैंने सुना था एल्डर कमेटी में सीनियर अधिवक्ता होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कमेटी में एक आध सदस्य ऐसे हैं जो आपके समकक्ष भी, आपसे भी जूनियर हैं। तो क्या इससे एल्डर कमेटी की भूमिका पर कुछ सवाल नहीं उठता कि ज़्यादा आक्रामक हो जाती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बार इसको माननीय उच्च न्यायालय ने बना दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसमें कोई बात नहीं है। वकीलों का ही चुनाव है, वकील करा रहा है, वकील के बाहर का नहीं है, कोई बाहर का वकील। एक दिन आपने फेसबुक पे अपने लिखा था कि बार को कमज़ोर ना किया जाए, बार में बंटवारा ना किया जाए। ये किस तरीके की बातें जो है सर आ रही थी? आपस में सामंजस्य एक चीज़ जान जाइए कि कहावत है ना कि यूनिटी अगर रहती है तो परिवार सशक्त रहता है। बार एसोसिएशन अगर यूनाइट रहेगा तो हम ढेर सारी समस्याएं यूनिटी से ही कर लेते हैं। तो आज की तारीख में जो ये छोटी बातें कह करके आपस में लड़ाई झगड़ा करके बार में डिसयूनिटी पैदा की जा रही है, उससे पूरा सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। हम अपनी बात न्यायालय में ठीक से नहीं कह पा रहे हैं, हम अपनी बात समाज में नहीं कह पा रहे हैं, हम अपनी बात अपने वकीलों के हित में अन्य जगह नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनाइटेड बार इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बार एसोसिएशन एंड हाई कोर्ट। अच्छा सर, एक बात बताइए, कई बार आपने कहा भी कि बार और बेंच में सामंजस्य होना चाहिए, बार और बेंच में सामंजस्य होना चाहिए। ये सामंजस्य की कमी कहाँ रह जाती है? जजों में ज़्यादा एटीट्यूड होता है या जो है बार के पदाधिकारियों में इस तरीके कोई बात होती है कि सामंजस्य नहीं बनता? नहीं, बार के पदाधिकारियों में बात नहीं आती है। आप जो हमारा कार्यकारिणी आती है वो हमारे जो 17,000 हम बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और हमारी न्यायिक व्यवस्था में हमारे माननीय न्यायमूर्ति हैं और जो काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, इनके बीच की बहुत बड़ी कड़ी होते हैं। और उस कड़ी के बीच में अगर हम सामंजस्य नहीं बनाते हैं तो व्यवस्था हमारी बिगड़ जाती है। आपको नहीं लगता कि कई सालों से जो है सक्षम बार एसोसिएशन कमेटी नहीं आ पाई? प्रजातंत्र के कुछ दोष भी हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं। दोष इसे है कि हम लोग कभी कभी किसी बहुत अदरवाइज कंसिडरेशन में वोट दे देते हैं तो हमारे यहाँ सक्षम व्यक्ति नहीं आता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हम भोगते हैं। प्रजातंत्र की अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ लेना है, मुझे बुराई नहीं जाना। सर ये बताइए, आप जब अध्यक्ष थे, आपके द्वारा किए गए कार्य आज भी याद किए जाते हैं, तो क्या आपके द्वारा जो किए गए कार्य थे उसको आगे बढ़ाया गया या फिर जो है वो वहीं रोक दिया गया? इसका उत्तर आप माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत है कि उसको मैं, और जहाँ गड़बड़ियाँ आई हैं उसको मैं अपने कार्यकाल में इतना मजबूत कर दूंगा कि आने वाले दिनों में कोई भी कार्यकारिणी आएगी तो उसको फेलोर नहीं कर सकती। अच्छा सर, 2022 में या 2021 के दिसंबर में ही चुनाव है, 2021-22 का जो टर्न आपको मिलेगा, इसमें आपकी जो है व्यापक योजना क्या है बार एसोसिएशन को लेकर के? मुख्य रूप से देखिए, एक तो जुडिशियल सिस्टम की तरफ से बार और बेंच में बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप करना है। हमारा बार एक बहुत बड़ी, दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी समस्या से जो फेस कर रहा है कि हमारा हाई कोर्ट बहुत बड़ा है, छोटा हाई कोर्ट नहीं है कि 2 अदालतों का है। हमारे यहाँ उच्च न्यायालय के स्थापना काल से ही रिवाइज सिस्टम शुरू था कि पहली बार अगर वकील नहीं आ रहा है तो दूसरी बार वेट किया जाता है।
आज की तारीख में ये व्यवस्था लगभग जजेस समाप्त होने की स्थिति में है। इससे अधिवक्ता और मेरिट पे मुकदमा बड़ा प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि रिवाइज सिस्टम तुरंत हो। तीसरी चीज़, जो मुकदमे आज की तारीख में 3 दिन में हमारे यहाँ आना था, आज महीने भर 15 दिन 2-2 महीने हो रहे हैं, इसको इमीडिएट इफेक्ट से रिवाइव करना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये चीज़ है कि जो आज की तारीख में हमारे यहाँ फ्रेश का डंपिंग हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से चाहूँगा कि 1 महीने के लिए एक कार्यकाल, इसको जैसे ट्रांजिशन काल कहा जाए, संक्रमण काल को देखते हुए ये व्यवस्था की जाए कि सारे फ्रेश कोर्टों में बांट करके 1 महीने में अप टू डेट करके फिर हम क्रिमिनल अपील एक्सेट्रा के जाएँ, जिससे हमारा 17,000 वकील जो परेशान है उसको परेशानी ना हो। ये तो न्यायिक कार्य के लिए हो गया। जहाँ तक बात आती है बार के लिए, तो मैं आप एक चीज़ कुछ कहना नहीं सर, आप बताएं। हम वो है वो उसमें महत्वपूर्ण 2 है। हमने मेडिकल वाला सिस्टम, मेडिकल का जो लगभग 6 करोड़ रुपया आ रहा है, उसको मैं ऐसा व्यवस्थित करूंगा बाइलॉज अमेंडमेंट करके कि आने वाले दिनों में कोई कारण उसको छू नहीं पाएगी और मेरे अधिवक्ताओं को 4 लाख 5 लाख उनकी बीमारी में और कैजुअलिटीज़ में उनको मिलेगा। उसमें तीसरी चीज़ है कि मैं बाइलॉज जो मेरा बना था तो उसमें 400-500 वकील थे, तो मैं बाइलॉज को एक व्यापक रूप से चेंज करके वर्तमान 17,000 के वकीलों के हित में या उनको कैसे डील किया जाए, उनके साथ कैसे किया जाए, एक व्यापक व्यवस्था के साथ बाइलॉज अमेंड कर रहा हूं। और जिसमें मैं प्रतिनिधि सभा बनाने जा रहा हूं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के हमारे सीनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट सबका एक प्रतिनिधि सभा होगी। सर मैं इस पर बात करूंगा, इसका आंसर लंबा हो रहा था, इसमें मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना था। जैसे कभी आपने कहा रिवाइज सिस्टम में क्या है कि एक ही अधिवक्ता है, आप हर क्लाइंट चाहता है कि आप ही हर केस में बहस करें, और एक ही समय पर अगर आपके केस लग गए हैं तो संभव नहीं कि आप जा सके। इसीलिए तो फिर रिवाइज सिस्टम में आप जज को जो है मतलब डायरेक्शन दे सकते हैं, इस स्थिति में है? ये स्थिति नहीं, ये हमारे यहाँ कस्टम का है पार्ट चला आया है, क्योंकि बड़ा हाई कोर्ट है। तो हम जैसे मान लीजिए कि मैं एक जगह बहस कर रहा हूँ और एक दूसरी जगह मुकदमा आ गया, तो उसको रिवाइज में किया जाएगा, तब तक वहाँ से बहस करके हम आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि न्यायिक व्यवस्था में भी एक होता है, और हम लोग तो ये ऐसा हो क्यों नहीं पाता? जजों में वो एटीट्यूड होता है कि नहीं साहब, नहीं ये चलता आ रहा है। बीच में कुछ हमारे यहाँ जजेस ट्रांसफर होके आए, तो उससे कारण व्यवस्था बिगड़ी है। और ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायिक व्यवस्था में भी आया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवाइज सिस्टम की एक प्रथा है जो आज की तारीख में जुडिशियल जजमेंट से कंफर्म हो चुकी है, इसलिए मानना जरूरी है। अच्छा सर, अभी आप बता रहे थे कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए तो जनरल हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और इतने सदस्य हैं, नहीं क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। मैं उनको जैसे ही चुनाव होगा, तो अगर मैं जीता, मैं आ गया जी, तो दिसंबर के महीने में मेरे दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं जनरल वकीलों से चर्चा भी कर चुका हूँ काफ़ी हद तक, लगभग 2000 वकीलों से मेरी चर्चा हो गई है। वो बाइलॉज अमेंडमेंट करके उनके सामने लगभग 1000 कॉपी बनवा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उसको डाल दूंगा। उनसे 1 हफ्ते के ऑब्जेक्शन मंगाऊंगा और उसके बाद मैं इसको 3 दिन लगातार इस पे वोटिंग करवाऊंगा। फ्री वोटिंग रहेगी, 3 दिन में आप आइए, वोट डालिए, जितना बार मान लेंगे उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि 1 साल का कार्यकाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का बहुत कम होता है? आखिर ये बढ़ना नहीं चाहिए 3 साल या 5 साल? नहीं, मैं इस पर थोड़ा आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन हम जो व्यवस्था देने जा रहे हैं उसमें प्रतिनिधि सभा 3 साल की होगी, और ये राज्यसभा की तरह उसमें हर साल 1/3 सदस्य रिटायर होते जाएंगे। तो एक परमानेंट बॉडी दूंगा जो वॉच करती रहेगी। मतलब बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं होगा परमानेंट राज्यसभा की तरह? नहीं, राज्यसभा की तरह नहीं रहेगी। ये लोकसभा और राज्यसभा की एक मिडिल पिक्चर मैं देने जा रहा हूँ, जो कभी आपको जब आएंगे तो डिटेल में आपको बताऊंगा। नहीं, हर साल चुनाव होगा उसमें। अच्छा, हर साल चुनाव होगी, लेकिन परमानेंट बॉडी होगी जो हमारा वॉच करेगी, जो हमारे चीज़ों को देखेगी। और एक और व्यवस्था दे रहा हूँ आपको, जो हमारा जूनियर मेंबर आता है तो उसको सीनियर नहीं मिल पा रहे हैं, और उसको कोर्टों में उसको कभी कभी डांट सहनी पड़ती है कि उनको नहीं है, तो उनके लिए मैं एक लेक्चर सीरीज शुरू करूँगा, और वो उनको 75% वो लेक्चर अटेंड करेंगे, तभी उनको मेंबरशिप दूंगा। उससे फायदा होगा। किस चीज़ का मेंबरशिप? बार एसोसिएशन 3 साल के बाद हम उनको वोटिंग राइट देते हैं, तो मेंबर बन जाएंगे, लेकिन वोटिंग राइट तभी देंगे जब 75% वो लोग उसको प्रशिक्षित हो जाए। प्रशिक्षित ट्रेनिंग शब्द मत करिए, इट इज जस्ट ए
कि उन बच्चे जो हमारे यहाँ गांव से नए बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छे सीनियर नहीं मिल पाते। अच्छा सर, मैं इस पर एक और बात जानना चाह रहा था कि आज जो शिक्षा का स्तर है कि ला करने वाले तमाम लड़के नकल करके ला पास हो जा रहे हैं, घर बैठ के परीक्षा दे के पास हो जा रहे हैं, इससे नहीं लगता कि क्वालिटी जजों की कमी होती है, क्वालिटी अधिवक्ताओं की कमी होती जा रही है? नहीं, ये तो एक चीज़, अब इसमें 5 ईयर कोर्स के बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये जो इतने आप बता रहे हैं नकल वकल, ये लोग कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, लोग छोड़ के चले जाएंगे वकालत। ये स्टैंड आने वाले दिनों 10 सालों में जो हमारे 5 ईयर बच्चे आ रहे हैं, दे आर वेरी जीनियस और दे हैव टेकन इट एज ए प्रोफेशन, हैज बीन टेकन एज ए प्रोफेशन, मैंने उनके लिए हो गया है। तो चलिए सर, अच्छा ऐसा नहीं लगता आपको कि अब की बार एल्डर कमेटी ने फीस ज़्यादा कर दी जिसकी वजह से कोई भी प्रत्याशी कम आ पाए? नहीं, ये मैं फीस की बढ़ाने का विरोध करता हूँ। उनको कुछ दूसरी कंडीशन लगाते कि जिससे अच्छे वकील और हैं। फीस बढ़ाने से व्यवस्था का मैं विरोधी हूँ। फीस से घटे नहीं है, उतने ही पड़े रह गए, पैसा आज की तारीख। अगर सर मेरे 2 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं, आपका समय बहुत बहुमूल्य है। हर बार मुद्दा बनता है कि जूनियर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करेंगे, तो उनके चैम्बर के लिए काम करेंगे, तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए काम करेंगे, अब तो फ्लाईओवर बनने के बावजूद नीचे खूब जाम। सर ये सब मुद्दे अब की बार भी रहेंगे कि खत्म? क्यों नहीं रहेंगे? आपको शायद आइडिया नहीं होगा, आपने लिया होगा, पेपर में छपा था। जब हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी आए थे तो मैंने उनसे क्लेम किया था, मांगा था कि मल्टी स्टोरी पार्किंग सिस्टम हो और मल्टी स्टोरी वकीलों का चैम्बर बने। तब से आज तक तो बहुत अध्यक्ष बने, आज तक नहीं हो पाया। वो नहीं किया, लेकिन मैंने जो मांग की थी, अभी देखिए मुख्यमंत्री ने दे दिया, काम शुरू हो गया है। मल्टी स्टोरी पार्किंग सिस्टम भी बन रहा है, मल्टी स्टोरी वकीलों की चैम्बर भी बन रहा है। थोड़ा समय लगे। अब की बार तो एल्डर कमेटी ने खूब रोक लगाई है, ना आप लोग पार्टी कर सकते हैं, ना प्रचार कर होर्डिंग बैनर लगा सकते हैं, सही है क्या? कुछ लोग कर नहीं, होर्डिंग बैनर का तो मैं विरोधी हूँ। पार्टी वार्टी के बारे में तो देखिए, जो हमारी एल्डर कमेटी करती है वो उसके हित उसका निर्णय है, और हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो तो जो करता है उसके लिए हम मजबूर हैं, हम कोई बात नहीं कह सकते। जो है अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं निवेदन करता हूँ कि बार को बचाइए और एक ऐसी बार की व्यवस्था करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 31 जनवरी के पहले आपके बार एक नया बाइलाज होगा, नया बार होगा, आपका पैसा और आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। सर आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा साहब। आर.के. ओझा जी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में बार बचाओ, बार बेंच का अच्छा सामंजस्य हो, रिवाइज सिस्टम लागू हो और जो है एक बहुत विस्तृत बार की कमेटी का गठन हो, इसकी इनकी योजना है। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम प्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक।